गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल राकेश सारण ऑनलाइन मैथ्स पे आप सबका स्वागत है। आज अपन क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है कि इसमें अपन ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक शब्द से बना हुआ है, ट्री प्लस गोन प्लस मेट्रोन, ट्री प्लस गोन प्लस मेट्रोन, जिसमें ट्री का मतलब होता है तीन, गोन का मतलब होता है भुजा और मेट्रोन का मतलब होता है माप। अर्थात मैं इसको यूं बोल सकता हूं कि तीन त्रिभुज की तीन भुजाओं के माप का अध्ययन, त्रिभुज की तीन भुजाओं के माप का अध्ययन अपन इस ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब यूं है कि ट्रिग्नोमेट्री में अपन कोणों एवं भुजाओं, ट्रिग्नोमेट्री में कोणों और भुजाओं के बीच जो अपन संबंध स्थापित करेंगे वो ही इस अपनी ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगा। अगली बात, अब ट्रिग्नोमेट्री में त्रिभुज कौन सा काम आता है, तो सबसे पहले त्रिभुज की चर्चा होती है तो त्रिभुज काम आता है समकोण त्रिभुज। ट्रिग्नोमेट्री में होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज का मतलब जिसमें कम से कम, और समकोण त्रिभुज का मतलब हो गया कि जिसमें एक कोण क्या हो समकोण और शेष दो कोण इसमें क्या हो न्यून कोण हो, ठीक है। अब आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में तीन भुजाओं और तीनों भुजाओं के अलग अलग नाम देते हैं। अब वो नाम अपन किस प्रकार देंगे वो मैं आपको बताता हूं कि ये हो गई। अब आपको पता है कि इसमें एक कोण समकोण यानी एक तो 90 का हो गया और दो जो कोण है वो क्या हो गए न्यून कोण हो गए, ठीक है। और ये आपको पता है कि समकोण के सामने वाली जो सबसे बड़ी भुजा होती है, या यूं कह सकता हूं कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा वो क्या कहलाती है कर्ण कहलाती है, ठीक है। और एक जो आपको न्यून कोण जो दिया हुआ होगा वो, अब आपको पता है कि जो दिया न्यून कोण है वो दो चीजों से संलग्न है। दो चीजों से संलग्न का मतलब एक तो वो कर्ण से संलग्न है, ठीक है, और दूसरा एक जो दूसरी भुजा से संलग्न है ना, एक तो कर्ण है, इसके अलावा जो दूसरी भुजा है उस भुजा का नाम अपन है आधार नाम देंगे, या इसको यूं कह सकता हूं कि ये न्यून कोण की संलग्न भुजा होती है, ये न्यून कोण की संलग्न भुजा होती है। इसके अलावा जो आपको दिया गया न्यून कोण है इसकी जस्ट अपोजिट साइड, इसको आप एक नाम यूं दे सकते हो लंब, या यूं कह सकते हो कि न्यून कोण की सम्मुख भुजा, ये इसका नाम हो गया। अब देखो इसमें कर्ण को हाइपोटेन्स भी बोला जाता है, बेस को आधार भी बोला जाता है और लंब को परपेंडिकुलर भी बोला जाता है। अब देखो इसको अपन एक रोमन चीज में नाम लेते हैं, कर्ण को के, आधार को ए और लंब को एल, ये चीज। तो अब आप एक मिनट फिर से थोड़ा सा देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में अपन तीन भुजाओं के माप का अध्ययन अपन करते हैं, जिसमें सबसे पहली जो कंडीशंस होती है वो कंडीशंस इसकी समकोण त्रिभुज होती है। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या हुआ कि एक कोण समकोण और दो कोण न्यून कोण, ठीक है। अब आपको पता है कि समकोण जो होता है जिसमें एक कोण समकोण होता है, समकोण के जस्ट अपोजिट भुजा कर्ण होती है, और जो आपको एक न्यून कोण जिस पर अपन चर्चा करेंगे, या यूं कह सकता हूं कि जिस न्यून कोण का अपन भुजाओं के साथ माप ज्ञात करेंगे उसे अपन त्रिकोणमितीय अनुपात बोलेंगे, और वो जो न्यून कोण है उसकी जस्ट अपोजिट भुजा आपकी लंब, या यूं कह सकता हूं कि न्यून कोण की सम्मुख भुजा, और जो एक कर्ण के साथ जो मतलब जिस न्यून कोण की जो संलग्न भुजा होगी उसका एक नाम आधार देंगे। कर्ण को हाइपोटेन्स यानी रोमन भाषा में इसको के भी कहते हैं, आधार को अपन बेस और उसको रोमन भाषा में ए भी कहते हैं, और लंब को परपेंडिकुलर और उसको रोमन में एल भी नाम लेते हैं। अब इसको भी जरूरी थोड़ी है न्यून कोण ये भी माना जाए, न्यून कोण ये भी माना जा सकता है,
जिस स्थिति में न्यून कोण ये माना जाए उस स्थिति में न्यून कोण की सम्मुख भुजा ये लंब कहलाएगी, ये आधार कहलाएगी। क्यों? क्योंकि कर्ण तो यही होगा और कर्ण की जो न्यून कोण से जो संलग्न भुजा है वो ये है और ये आधार हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी और ये लंब हो जाएगी। तो ये इसकी छोटी सी इसके बारे में चर्चा है। अब एक चीज और कि ये जो कर्ण है, वैसे मैंने अभी क्या बताया कि कर्ण है वो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, लेकिन लंब और आधार जब दोनों का योग किया जाए तो उनसे कर्ण का मान कम आ जाता है। ठीक है, आप इसको पाइथागोरस थ्योरम में भी देखते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय में। तो वहां भी आपको ये होता है कि पाइथागोरस प्रमेय करते हैं, उसमें क्या बोलते हैं कि समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। कितनी? दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये चीज इसमें हुई कि वैसे तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, लेकिन जब लंब और आधार का योग कर दिया जाए तो वो कर्ण से बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब ये तो थी इसके बारे में नॉर्मल जानकारी। अब इसके बारे में अपन जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं, या यूं कह सकता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या करते हैं, मैंने अभी बताया आपको कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोण का भुजाओं के साथ जो अनुपात ज्ञात करते हैं वो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। उस त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए अपने को एक टेबल चाहिए होती है। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में 6 होते हैं फंक्शन, 6 फंक्शन होते हैं। अब 6 फंक्शन में आपको पता है कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ठीक है, ये होता है। और इसमें एक 3 कोण मुख्य होते हैं और 3 उनके रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसकी टेबल बनानी थोड़ी सी बता देता हूँ, टेबल कैसे बनती है और इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को अपन कैसे बनाते हैं। अब आपको पता है, मैंने अभी बताया कि एक तो होता है साइन, एक होता है कोस, एक होता है टेन। ठीक है, अब मैंने लगाया साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अब मैं आपको बता दूं, ये जो थीटा है इसमें बहुत बार स्टूडेंट ये मानने की गलती कर जाते हैं कि साइन और थीटा ये दोनों आपस में गुणा है। मैं आपको बता दूं ये आपस में गुणा नहीं है, ये इस थीटा की साइन जा है। समझ में आ गई? मैंने आपको बताया कि त्रिकोणमितीय अनुपात में अपन क्या करेंगे कि न्यून कोण का भुजाओं के साथ अनुपात ज्ञात करेंगे और वो न्यून कोण भुजाओं का साथ अनुपात है वो ही त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। अब ये तीनों तो मुख्य हो गई। इसके अलावा साइन, कोस, टेन, कोट जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है और सेक जो होता है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है और इसके अलावा जो कोसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। इसमें अपन 5 प्रकार के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट एक बार कि अपन इसको मैं बनाने की थोड़ी सी आपको एक सिंपल विधि या सिंपल मेथड जिसे बोलते हैं वो मैं सिखा देता हूं आपको कि इसमें मेन वैसे देखा जाए तो इसका मुख्य रूप होता है कि आप एक साइन की ज्ञात कर लेते हो, साइन के बाद पूरी टेबल आसानी से बना सकते हो। बस आपको ध्यान क्या रखना होता है कि साइन बनाने के बाद कि टेन का एक सूत्र होता है कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। उससे अपन अभी मैं आपको बताता हूं कि इसमें आप लिख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, सब के अपॉन में 4 लगा दीजिए। इसके बाद सबका रूट ले लीजिए। ठीक है, अब सबका रूट लेने के बाद आपको पता है कि जो कट रहा है उसको काट दीजिए। 0 में 4 का भाग 0 बार जाता है, 2 और 4 कट रहे हैं, ये दोनों कटने के बाद कितने आ गई 1/2 और ये कटने के बाद कितने आ गई 1। ठीक है, अब आपको पता है 0 में 4 का भाग 0 बार जाएगा और 0 का अंडर रूट निकालोगे तो 0 आएगा। 1 का अंडर रूट 1 हो गया, 4 का अंडर रूट 2 हो गया, ये 1/2 बचा। 1 का अंडर रूट 1 हो गया, 2 का अंडर रूट 2 हो गया, 3 एज इट इज अंडर रूट 3 और 4 का अंडर रूट 2, 1 का अंडर रूट 1। ये स्टूडेंट्स आपकी साइन की टेबल आ गई। साइन की टेबल आगे मैंने आपको बताया था कि साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है,
कोसेक होता है। कहने का मतलब रेसिप्रोकल कि साइन थीटा जो होता है वो होता है 1 बटे कोसेक थीटा। ठीक है, अब आपको देखना यह है कि कोस को जब ज्ञात करो तो इसका उल्टा उधर से स्टार्ट कर दो। 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखिए टेन को मैंने अभी आपको बताया था कि टेन होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी साइन के अपॉन में कोस। अब आपको पता है कि साइन के अपॉन में कोस होगा तो 0 में 1 का जब भाग जाएगा तो 0 में 1 का भाग कितनी बार जाता है? 0 बार जाता है। इसमें जब आप इसको अपॉन में करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 हो जाएगा। जब इसमें करोगे तो ये पूरा कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। इसमें कैंसिल करोगे तो बट्टे वाला √2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? √3 और 1 में 0। ये आपको पता होना चाहिए कि जब 1 में 0 होता भाग दिया जाता है या 1/0 होता है तो उसको बनाते हैं इनफाइनाइट। ये वाला आपको इनफाइनाइट। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि वैसे अब कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, अब आप इसको क्या करो, मैं आपको बता दूं कि कोट थीटा, वैसे ये इसका उल्टा होता है कोट थीटा का। यदि आप इसका दूसरा मेथड भी देखना चाहो तो कोट थीटा बोले जाता है, तो कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ में आ गई मेरी बात? या यूं कह सकता हूं कि ये इसका उल्टा हो जाए। उल्टा हो जाएगा मतलब कि ये उधर से, अब ये कह सकता हूं कि टेन थीटा इज इक्वल 1 कोट थीटा होता है। ठीक है, अब पहले ये देखिए, ये कोस 0 1/0 इनफाइनाइट हो गया, ये 2, ये √2 और ये 2/√3 और ये कितना हो गया? 1। समझ में आ गई मेरी बात? इसी प्रकार ये सेक, ये किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस का। कोस का रेसिप्रोकल होता है तो 1/1, ये 2/√3, ये √2, ये 2 और ये फिर इनफाइनाइट। समझ में आ गई मेरी बात? अब इसकी चर्चा आई तो 1/0 यानी इनफाइनाइट। ठीक है, इसको अपॉन में ये होगा तो यहां क्या दोगे कि √3/2 अपॉन 1/2, 2 कट जाएगा और यहां बचेगा √3। ये फिर कैंसिल होके 1 बन जाएगा, ये फिर कैंसिल होके 1/√3 बन जाएगा और ये 0 में 1 का भाग दोगे तो 0 बन जाएगा। मैंने अभी आपको क्या बताया था? मैंने ये कहा था कि ये इसके आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। समझ में आ गई? अब रेसिप्रोकल में आप 0 का रेसिप्रोकल निकालोगे तो इनफाइनाइट और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल निकालोगे तो 0। ये एक दूसरे के वैसे रेसिप्रोकल हो गई। समझ में आ गई? ये टेबल, इस टेबल में अपन वैसे क्या करते हैं, 10th लेवल पे क्या होता है, 10th लेवल पे इसकी आपको कैलकुलेशन करनी होती है। कैलकुलेशन में आपसे इसकी वैल्यू पूछी होती है कि किसी भी आपको जैसे दे दिया कि sin 45 cos 45 की वैल्यू फाइंड करो, ये कह दिया जाए। अब आपको पता है कि sin 45 की वैल्यू कितनी होती है? sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक है, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है। तो 1/√2, ये 1 से 1 मल्टीप्लाई होके 1 और √2 मल्टीप्लाई होके 2। इस प्रकार जो 10th क्लास के लेवल पे जो इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो क्वेश्चन आता है वो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और उसमें ये होता है कि आपको एक छोटा न्यूमेरिकल टाइप आपको क्वेश्चन दे दिया जिसमें आपको इसकी वैल्यू फाइंड करके और लिखना होता है। ठीक है, अब मैं बच्चों को ये बताता हूं कि आप एग्जाम टाइम में इसको जाते ही आप जहां एग्जाम हॉल में जाओ, आपको जो भी कॉपी मिले, कॉपी के पीछे आप रफ कॉपी में थोड़ा फास्टली इसको बना लीजिए ताकि आप इसको रटने की बजाय, क्योंकि इसका सिंपल मेथड पड़ा है। सिंपल मेथड पड़ा है कि सब जब आप सबसे पहले बनाओ तो इसको 0 1 2 3 4 से देखो, सब में 4 का से डिवाइड कर दो और उसका अंडर निकालो, जिससे आपकी साइन क्या जाएगी? साइन का रेसिप्रोकल कोसेक हो गया, और साइन इधर से चलता है तो उधर से इसका कोस चलता है। आपका जो टेन होता है वो साइन अपॉन कोस होता है। ठीक है, तो इससे आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब आप क्या करो कि इसमें से किसी की भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। अब मैं आपको बता दूं रेसिप्रोकल वाली बात में मैंने आपको अभी बताई कि जिसको भी ये सारणी उतारनी हो या सारणी सीखनी हो, वीडियो को पॉज करके आप इसको सीख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको एक जानकारी दी अभी कि क्या थी, साइन थीटा
इज इक्वल 1 कोसेक थीटा। मैं यूं कह सकता हूं कि कोसेक थीटा इज इक्वल 1 साइन थीटा। अब आपको पता है ये इधर डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, या यूं कह सकता हूं कि ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल 1। मैं कहूं कोस थीटा इज इक्वल 1 सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल 1 कोस थीटा, और नई चीज कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल 1। इसके बाद की मैं जो चर्चा करता हूं वो होता है टेन थीटा इज इक्वल 1 कोट थीटा, कोट थीटा इज इक्वल 1 टेन थीटा, और अगली चीज इसको कह सकता हूं कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल 1। अब देखिए कि अब मैंने आपको बताया था कि टेन थीटा इज इक्वल साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी होता है, और कोट थीटा इज इक्वल कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी होता है। अब मैंने आपको बता दिया कि आपका जो चैप्टर नंबर 6 में आप इनकी पूरी और उस टेबल की सहायता से पूरी कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसकी अपन चर्चा अगले वीडियो में करेंगे कि कैसे इनको एक एक इक्वेशन के द्वारा हल किया जाए, कैसे अपन किस प्रकार इनको हल करते हैं। ठीक है, तो इसकी चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।